अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीवाना इश्क है कि एपिसोड 5 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है ए नवाज राइट्स ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 5 की तरफ चलते हैं। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि राइटर से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही कंफर्म किया था कि डेली एपिसोड पेज पर वो अपने पोस्ट करेंगी, लेकिन हो सकता है माह रमज़ान की वजह से लेटर हो रहा हो। तो उनकी टोटल पेज पर 12 एपिसोड आ चुकी हैं, जिनकी मैंने 5 एपिसोड बनाई हैं। एक एपिसोड उनकी जो होती है पेज पर वो तकरीबन 12 या 13 मिनट की होती होगी। इस वजह से उनकी 2 एपिसोड को मैंने एक एपिसोड बनाया। तो अब बाज़ एपिसोड ऐसी भी थी कि 3 एपिसोड पर हमारी एक एपिसोड बनी ना। तो अब वजह यह है कि राइटर जिस दिन अब 12 एपिसोड आई हुई थी, वो तो मैंने समझे ये एपिसोड 5 तक कंप्लीट हो गया। तो अब ये है कि जैसे ही राइटर पेज पर लगाएंगी एपिसोड, चाहे वो 12 मिनट की हुई या 13 मिनट की, मैं अपलोड कर दूंगी। या फिर आप वेट कीजिएगा, 2 उनकी एपिसोड आएंगी तो मेरे ख्याल में 5 दिन में 2 एपिसोड आएंगी उनकी, क्योंकि 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो एक एपिसोड पेज पे दे रही हैं। और मेरे ख्याल में माह रमज़ान की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो अब मेरे साथ साथ आप भी इंतज़ार कीजिए इस नावल के लिए। नावल तो अच्छा है, खैर देखते हैं। और राइटर से बात भी हुई है मेरी, अभी उन्होंने मैसेज मेरा सीन नहीं किया, क्योंकि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप रोज़ की बुनियाद पर एक एपिसोड दें। तो अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है उनका। तो तब तक आप एपिसोड 5 को सुनिए और रीड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो आइए फिर एपिसोड 5 की तरफ चलते हैं। तेजी से सीढ़ियां लांघते वो हॉल में आया, जहां सरदारनी साहिबा गुल मुलाजमों में तोहफे तकसीम कर रही थी। गुलबानो, जहान की गरजदार आवाज़ सुनकर गुल और सरदारनी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को टॉर्चर करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, गज़ब के तेवर लिए वो गुल की तरफ बढ़ते गरजदार आवाज़ में धाड़ा। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि डर के मारे गुल उछलकर 2 कदम पीछे हुई थी। सरदारनी ने उसको इस कदर गुस्से में देखकर मुलाजमों को जाने का इशारा किया और उसकी तरफ बढ़ी, जबकि नूर सहमी हुई उसके कांधे से लगी खड़ी थी। उसकी कलाई अब भी जहान की गिरफ्त में थी। जहान, क्या हो गया है? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम गुल से? सरदारनी ने दरमियान में आते उसे गुल से दूर किया। अम्मा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी। आपकी मौजूदगी में ये नूर को टॉर्चर करती रही है। उससे नौकरों की तरह काम करवाया, यहाँ तक कि उसने नूर का बाजू जला डाला। गुस्से से कहते जहान ने नूर का जला हुआ बाजू सरदारनी के सामने किया, जिसे देखकर वो भी दंग रह गई थी। बहुत शौक है ना इसे दूसरों को टॉर्चर करने का। अब मैं इसे बताऊंगा टॉर्चर करते कैसे हैं। सर्द लहजे में कहते वो नूर को छोड़कर गुल की तरफ लपका, जो उसके गुस्से की वजह जानकर जहरखंद नजरों से नूर को घूर रही थी। जहान ने सख्ती से उसका बाजू दबोचा और उसे घसीटते के अंदाज में अपने साथ खींचते बाहर की तरफ बढ़ा। जहान, कहाँ ले जा रहे हो इसे? सरदारनी उसके खतरनाक तेवर देखकर परेशानी से पीछे लपकी। जहान, छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़ें। आप इस 2 टके की लड़की की खातिर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसको स्टोर रूम की तरफ जाते देखकर गुल खौफ व हैरत की मिली जुली कैफियत में चिल्लाई, जस्ट शट अप। अगर तुमने नूर के बारे में एक और गलत लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो अगला कोई लफ्ज़ निकालने के लिए तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं रहेगी। वो मेरी सरदार जहान आलम की बीवी है। उसको तकलीफ देने वालों की कब्र बना दूंगा मैं, गॉट इट। वो सर्द लहजे में जताते और आया। बीवी? बीवी जहान, वो लड़की जो आपके भाई की कातिल की बहन है, जिसे आप अपने भाई के लहू के एवज बनी कर लाए हैं, वो आपकी बीवी बन गई। गुल उसके इस कदर इस्तेहकाक से बीवी कहने पर तिलमिला कर रह गई। मंग हूं मैं आपकी, ऐसा सोचेगा भी मत। वो आपकी बीवी नहीं फकत वनी है। आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अगर इस साइको ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगी। बड़ी दीदा दिलेरी से हर धर्म अंदाज में
गुस्से से खौलते बोली। अंदाज में जुनूनियत थी, आंखों में सुर्खी के साथ नमी घुली हुई थी। जहान उसकी हिम्मत पर इस्तेहज़ाया मुस्कुराते उसकी तरफ झुका। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा तो तुम उसे मारोगी ना? वो लड़की मेरा जुनून बन गई है। उसको नुकसान पहुंचाने वालों को मैं जिंदा कब्र में उतार दूंगा। पुरइसरारियत से सनसनीखेज लहजे में कहते, उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इंतहाई बेरहमी से उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया। गुल की आंखें उबल पड़ी। जहान, छोड़ो इसे, पागल हो गए हो क्या? सरदारनी जो उनके पीछे आई थी, जहान को गुल का गला दबाते देखकर चिल्लाते उसके हाथ हटाने लगी। अम्मा, मुझे मत रोकें, आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। बदस्तूर उसका गला दबाते वो सफाकियत से बोला। जहान, छोड़ दो इसे, मैंने कहा छोड़ो। सरदारनी ने अब के गुस्से से कहते उसका हाथ दूर झटकते पीछे की तरफ धकेलते गुल को अपने अकब में छुपाया। गुल का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, आंखों से आंसू जारी थे। गले पर हाथ रखे खांसते वो गहरे गहरे सांस लेती खौफजदा सी जहान को देख रही थी। इस बार छोड़ दिया अम्मा, अगली बार ये बचेगी नहीं। अगर आप इसकी सलामती चाहती हैं तो जल्द अज जल्द इसकी शादी करके रवाना करें इसे। मैं मजीद एक लम्हा भी इसका वजूद इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरदार जहान आलम, मत भूलो ये तुम्हारी मंग है, इस हवेली की होने वाली बहू। सरदारनी ने तमही नज़रों से उसे देखते सख्ती से कहा। उसके बदलते अंदाज़ो तेवर ने इन्हें भी परेशान कर दिया था। और आप भी मत भूलें कि आपकी बहू नूर है, नूरे जहान आलम, और वही रहेगी। उसको बहू बनाने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। जहान ने ठोस अंदाज में दो टोक बात की, अंदाज जताने वाला था। सरदारनी ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा, जो कल तक नफरत और बदले की आग में जल रहा था। इस लड़की की शक्ल देखने का रवादार नहीं था। आज उस लड़की के लिए इतना जुनूनी हो रहा था कि मरने मारने पर आ गया था। बस बहुत हो गया सरदार जहान आलम, वो पागल लड़की बनी है, मेरी बहू बनने के हरगिज काबिल नहीं है वो। उसके लिए आपके दिल में जो भी जज्बा पैदा हो रहा है उसे दफन कर दें और गुल से शादी के लिए तैयार हो जाए। अब मैं मजीद इसमें हरगिज ताखीर नहीं चाहती और ये मेरा हुक्म है। सरदारनी ने अपने अजली रूप में आते तहकम भरे अंदाज में कहा। मैं आपके ऐसे किसी नाजायज हुक्म को नहीं मानता। मेरी बात को समझो जहान, वो लड़की पागल है। एक पागल के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगे? और जब ये बात हवेली से बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि एक पागल को सरदार ने सरदारनी बना लिया। होश के नाखून लो बेटा, ना तो वो लड़की सरदारनी बनने के अहल है और ना ही इस काबिल है कि हमारी नस्ल को परवान चढ़ा सके। सरदारनी ने उसकी हठधर्मी देखकर नरमी अख्तियार की। मुझे उसके पागलपन से इश्क है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिद पर कायम था। सरदारनी को गुस्सा आ गया। ठीक है सरदार जहान आलम, अगर यही आपकी जिद है तो ठीक है, फिर मुझे मेरा वारिस चाहिए, वो भी जल्दी। 3 महीने हैं आपके पास। अगर 3 माह के अंदर मुझे वारिस की खुशखबरी ना मिली तो आप खुद गुल से शादी करेंगे। कतन नहीं, मैं मजीद कोई बहस नहीं चाहती। सरदारनी की बात सुनते उसने लब खोले। तभी सरदारनी ने उसे टोका। अगर ऐसी बात है तुम अपनी चहीती को समझा दे। अब अगर ये नूर के करीब भटकी या उसे हरास करने की कोशिश की तो मैं इसे हवेली से नहीं इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। जबड़े भींचते उसने सर्द लहजे में वार्निंग दी। चलो गुल। जहान की घुरी से नवाजते वो गुल को अपने साथ लिए वहां से चली गई। क्वार्टर में पीले बल्ब की सुनहरी रोशनी में इन दोनों के चेहरे वाज़ेह हो रहे थे, जबकि कुर्सी पर बैठे वजूद का चेहरा इतना वाज़ेह नहीं था। वजह उसके पीछे चमकता बल्ब था। मैं तुम दोनों की ड्यूटी लगाता हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने उसका ख्याल रखना है। उसे एक भी खरोंच आई तो मेरे अताब से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकेगा, समझ गए? उसकी सर्द आवाज़ पर सामने खड़े दोनों नफूस ने असबात में सर हिलाया।
आपने कैसे जहान के सामने वारिस की डिमांड रख दी? अगर जहान ने उस पागल को वाकई में अपनी बीवी का दर्जा दे दिया तो मैं क्या करूंगी? कमरे में आते ही गुल जुनूनी अंदाज में चिल्लाई। ऐसा नहीं होगा। जहान उस लड़की के साथ अपने मतलब के लिए जबरदस्ती कोई रिश्ता कायम नहीं करेगा। सरदारनी ने उसकी बात को रद्द किया। और अगर वो लड़की ठीक हो गई तो क्या तब भी आप यही कहेंगी? गुल, वो लड़की पागल है और पागल लोग कभी ठीक नहीं होते। और मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें समझाया था कि जज्बाती होकर कुछ उल्टा सीधा मत करना, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसका बाजू जलाने की? पागल लोग ठीक नहीं होते, सही कहा आपने, मगर वो दूसरों को पागल जरूर कर देते हैं, जैसे उस लड़की ने जहान को अपने इश्क में पागल कर दिया है। काश मैं उसके हाथ के बजाय उसके पूरे जिस्म को आग लगा देती तो आज जहान मेरा होता, मगर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस्तेज़ा हंसते उसने जहरखन लहजे में कहा तो सरदारनी ने लब भींचे। गलत कर रही हो तुम, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो गुल, वरना तुम खुद अपना नुकसान कर बैठोगी। तुम्हारा ये गुस्सा जहान को तुमसे बदजन कर देगा। अम्मा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने देखा कैसे वो मुझे मारने लगा था। उस लड़की के लिए वो मुझसे नाराज हो गया है। मैं क्या करूंगी अब? वो रोने लगी। उसे मनाओ गुल, उसकी नाराजगी खत्म करने के लिए तुम उससे माफी मांग लो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम शर्मिंदा हो, आइंदा ऐसा नहीं करोगी। उसको शिद्दत से रोता देखकर सरदारनी ने नरमी से समझाया। भाभी, आप यहाँ? खैरियत? हसन उसको बमा सूटकेस के ज़हीर और अपने मुश्तरका कमरे में देखकर हैरान हुआ। जी भाई, खैरियत है, माजरत आपको जहमत दे रही हूँ। आप प्लीज़ अपना सामान उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे ना यहाँ अपना सामान सेट करना है। इंतहाई मोदबाना अंदाज में वो उसे गेट आउट होने का कह रही थी। जी जी, मतलब आप यहाँ? बेयकीनी से डेले फाड़ कर कहते उसने बात को अधूरा छोड़ा तो उसकी बात का मफहूम समझते जरनिश ने आजिज़ी से इस्बात में सर हिलाया। बिल्कुल ठीक समझे आप, मेरा यहीं क़याम करने का इरादा है। भाभी, ज़हीर गुस्सा करेगा। भाई, वो मेरा शौहर है, यकीन माने, मैं सब संभाल लूँगी। शान बेनियाजी से मुस्कुराकर कहते दरवाजे से हटकर उसने हसन को बाहर जाने का रास्ता दिया। जी जी, बेहतर। जबरन मुस्कुराते हसन ने अपना मुख्तसर सामान समेटा और ज़बरदस्ती बांछें खींचकर जरनिश को देखते बाहर निकल गया। उसके जाते ही जरनिश ने तायराना नज़र कमरे पर दौड़ाई और अपने सूटकेस से कपड़े निकालकर कबर्ड सेट करने लगी। उनके निकाह को 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में मुतअद्दिद बार उसका ज़हीर से सामना हुआ, जो उसे इस तरह नज़रअंदाज कर देता था जैसे वो सिरे से वहाँ मौजूद ही ना हो। जरनिश उसकी लातलकी पर फ़कत घूर कर कलसती रह जाती, मगर कब तक दिल ही दिल में उसकी बेनियाजी उसके गरूर को मिटाने का अहद दोहराते। वो आज उसके कमरे में मोर्चा बांधकर कब्जा जमा चुकी थी। कल उसके दिल पर भी कर ही लेगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद थी। कल पहला रोज़ा था। हवेली में रमज़ान के इस्तकबाल के लिए ज़ोरों शोर से तैयारियां हो रही थीं। इस वक्त भी सरदारनी अपनी निगरानी में मुलाजमों से काम करवा रही थी। गुल बेटा, जाओ जहान के कमरे की सफाई करवा दो, तब तक मैं किचन का काम देख लेती हूँ। सरदारनी ने गुल को हदायत देते जहान के कमरे की तरफ भगाया। गुल तो जैसे उनके हुक्म की मुंतजिर थी। इस्बात में सर हिलाते वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रही थी कि उसी तरफ आते जहान से उसका जोरदार तसादम हुआ। जहान जो फ़ोन पर बात करते उसी तरफ आ रहा था। अचानक तसादम पर उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया। गुल जो गिरने लगी थी, अपने बचाव के लिए उसका कॉलर पकड़ते उसके सीने से जा लगी। जहान ने दोनों हाथों से उसके बाजू पकड़ रखे थे। पिलर की ओट से यह मंजर देखते सुनहरी आंखों में गुस्सा ऊद आया। मुट्ठियां भींचे इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला वो अपने होंठ कुचल बैठी। आई एम सॉरी जहान, मैंने आपको देखा नहीं। चमकती आंखें उसकी हरी आंखों में गाड़े वो मध्यम लहजे में बोली। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, संजीदगी से कहते जहान ने उससे फासला बनाया।
اور اس کی سائڈ سے نکلتے اپنا ٹوٹا فون اٹھاتے پاکٹ میں ڈالا اور پاکٹ سے بلوٹوتھ نکال کر کان میں لگاتے چلا گیا۔ ہائے، حادثاتی طور پر ہی صحیح آپ نے ہمیں اپنے قرب کا شرف تو بخشا۔ گل اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ٹھنڈی آہ بھری اور بڑبڑائی، لبوں پر جاندار مسکراہٹ سجائے وہ گنگناتے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی پلر کی اوٹ میں چھپی نور اسے گھورتے اپنے آنسو صاف کرتے تیزی سے زینے اترتے چلی گئی۔ اماں، ایک کپ کافی بنوا دیں پلیز، ذرا جلدی، مجھے جانا ہے، کچن میں جھانکتے جہان نے سردارنی سے کہا جو راشن رکھوا رہی تھی۔ اچھا تم باہر بیٹھو، میں بھجواتی ہوں، سردارنی نے سرسری نظر اس پر ڈالتے مصروف سے انداز میں کہا تو جہان اسبات میں سر ہلاتے پلٹ گیا۔ افضل گاڑی ریڈی رکھو، میں بس 2 منٹ میں آیا، کان میں لگے بلوٹوتھ پر کہتے وہ لونگ ہال میں آ کر بیٹھا۔ اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ جہان جو سر چکائے بیٹھا تھا اس کے پیروں کو دیکھتے سیدھا ہوا۔ کیا ہوا نور؟ اس کا سرخ چہرہ اور پھولے پھولے گال دیکھ کر وہ نرمی سے مسکرایا۔ ملازمہ اس کی کافی رکھ کر جا چکی تھی۔ نور نے منہ بناتے بازو وا کیے تو جہان نے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے حیرت و ناسمجھی سے بھویں چڑھائیں۔ ہگ می، اس کی خفگی بھری آواز سنتے جہان کو اچھو لگا۔ تیزی سے کپ میز پر رکھتے وہ اٹھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ہری آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ نور نے خفگی سے اسے گھورا اور آگے بڑھتے کس کر اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالتے سر اس کے سینے سے لگایا۔ اس کے دلبرانہ انداز پر جہان کے لبوں پر تبسم بکھرا، دل سو جان سے اس پر قربان ہو رہا تھا۔ جہان نے اس کی خوشبو کو سانسوں کے راستے دل میں اتارتے کمر کے گرد حصار باندھ کر اوپر اٹھاتے خود میں بھینچا نور اس کی گردن میں منہ چھپائے آنکھیں بند کر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ ایک سرور تھا جو دونوں کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ جہان کی کافی ٹھنڈی پڑ گئی تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ اس کو اٹھائے وہ دھیرے دھیرے گھومنے لگا۔ خیر تو ہے، بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اس نے گمبھیر بھاری آواز میں سرگوشی کی تو نور نے چہرہ اوپر کرتے اسے دیکھا۔ آپ میرے پرنس ہیں، صرف نور کے پرنس۔ آئندہ آپ اس گندی آنٹی کو ہگ نہیں کریں گے؟ غصے سے نتنے پھلا کر بولتی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر جہان نے بمشکل اپنا کہکا روکا۔ مطلب اس کے ٹیڈی کو جلن ہو رہی تھی، اس لیے اسے گل سے دور رکھنے کے لیے یہ قاتلانہ حربے آزمائے جا رہے تھے۔ لیکن تم تو مجھے حق نہیں کرتی نا، نہ ہی مجھ سے پیار کرتی ہو، اس لیے میں اس آنٹی کے پاس جاتا۔ جہان نے چمکتی آنکھوں میں شرارت سموئے مصنوعی ناراضگی دکھاتے کہا، نہیں نا، میں نے حق کیا تو ہے، پیار بھی کروں گی، پرومس۔ نور نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر منہ بسورتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اچھا تو پھر کرو پیار، جہان نے اپنا گال آگے کرتے شریر لہجے میں کہا تو نور نے اس کے گال پر ہونٹ رکھے۔ بہت افضل ہو تمہیں نایاب لکھ دیتا ہوں، یہ نظمیں غزلیں چھوڑو، میں تم پر کتاب لکھ دیتا ہوں۔ اس کے نرم گرم لمس سے جہان کے رگوں پہ میں سرور کی لہر دوڑ گئی۔ اف، ایک تو معصومیت، اوپر سے یہ قاتلانہ ادائیں، لگتا ہے میرا ٹیڈی آج مجھے ہارٹ اٹیک دلا کر رہے گا۔ اس کمبخت دل کی خیر نہیں اب۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جہان نے پرشوق لہجے میں کہا۔ نور اس کی بولتی نگاہوں سے نگاہیں چراتے تیزی سے پلکیں جھکا گئی۔ اپنی سرشاری میں جہان اس کے چہرے کی سرخی اور گھبراہٹ کو نوٹ نہ کر سکا۔ یہ سب کیا بےہودگی ہے؟ سردارنی کی پاٹدار آواز سن کر اس نے بدمزہ ہوتے نور کو نیچے اتارا۔ اتنی جلدی کچن کا کام ہو گیا کیا؟ سنجیدہ تاثرات سجا کر پوچھتے اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بڑے سنگین موضوع پر بات کر رہا ہو۔ نور ہراساں نظروں سے اس کی اوٹ میں چھپی سردارنی کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سردارنی کا رویہ اس کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا، جس سے وہ نالاں رہتی تھی۔
जहान, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। सरदारनी ने मलामती नज़रों से उसे देखते तंबीह की तो वो सर खुजाते ढीठपन से हंस दिया। जानता हूँ अम्मा साईं, मगर अब आपने वारिस की डिमांड रखी है तो थोड़ी सी बेशर्मी तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। ऐसे प्यार भरे मुजाहरे आपको हर दूसरे दिन देखने को मिलेंगे। वैसे आपकी बहू बिल्कुल अनाड़ी नहीं है। शौहर को गुड बाय कैसे कहते हैं अच्छे से आता है उसे। सही कहा ना मैंने? इंतहाई बेबाकी से कहते उसने नूर से तायीद चाही। हाँ, नूर ने बिना उसके ज़ुमैनी बात का मफहूम समझते होंकों की तरह अस्बात में सर हिलाया था। इंतहाई फजूल गो बन गए हो तुम। सरदारनी तासुब से उसे देखते जेरे लब बुड़बुड़ाते वहाँ से वॉकआउट कर गई। सुनो नूरे जहाँ, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सरदार जहान आलम की बीवी हो तुम। अपना मर्तबा अपना मुकाम पहचानो, ओके? अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मेरे लिए वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। घड़ी पर टाइम देखकर जहान ने मध्यम लहजे में कहते उसकी पेशानी पर बोसा दिया और तेजी से बाहर निकल गया। नूर गुमसुम सी उसकी पुश्त को देखती रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहीर वापस आया तो उसे अपने कमरे में देखकर भड़का, जो मज़े से बेड क्राउन से टेक लगाए गोद में रखे बाउल से सेब उठाकर खा रही थी। रेस्ट कर रही हूँ, और क्या करूँगी? जरनिश ने सरसरी नज़र उस पर डालते शाने बेनियाजी से जवाब दिया। मैडम, ये मेरा कमरा है। तुम्हें रेस्ट करना है तो अपने कमरे में जाकर करो। जहीर तो उसके अंदाज पर अश अश कर उठा था। ये आपका कमरा है, मगर मुझे तो यहाँ कहीं भी आपका नाम नज़र नहीं आया। कहाँ लिखा है, ज़रा दिखाएं तो। जरनिश भी आज जैसे फुल फॉर्म में थी। तुम क्यों मेरे हाथों ज़ाया होना चाहती हो? शराफत से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा खासा तप गया था। सॉरी, मैं किसी शराफत भाई को नहीं जानती। गोद में रखे बाउल से सेब की काश उठाकर मुंह में डालते उसने ला इल्मी से कांधे उचकाए और यहीं जहीर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जारहाना अंदाज में उसका बाजू दबोचते झटका दिया। जरनिश बौखलाकर बाउल नीचे रखते उसके मुकाबिल खड़ी होती गिरते गिरते बची थी। ये क्या बदतमीजी है? सभी पेशानी पर बल डाले वो गुस्से से बोली। बदतमीजी के मुजाहरे अभी तुमने देखे नहीं मोहतरमा। मैं जितना तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ, तुम्हें मेरे सब्र बर्दाश्त को दाद देनी चाहिए, वरना जहीर खान किस आफत का नाम है तुम जानती नहीं। अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से, सर्द महरी से कहते उसने जरनिश को दूर झटका। नहीं जाऊंगी मैं। ये कमरा जितना आपका है उतना मेरा भी है। जरनिश संभालते उसके मुकाबिल होकर आंखों में आंखें डाले दू बदू बोली। सीरियसली, तुम्हारा कमरा? कहीं ख्वाब तो नहीं देख लिया? जहीर दाएं अबरुज खाते तंजिया हंसा। ख्वाब नहीं, हकीकत है। और हकीकत ये है कि अब मैं आपकी बीवी हूँ। आप चाहकर भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं पुलिस में आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। यकीनन आप यहाँ का कानून जानते हैं, जताते वो खुद इत्तमादी से बोली। तो जहीर ने उसकी धमकी आमेज लहजे पर महफूज नज़रों से देखा। मैं तुम्हें मासूम समझा था, तुम तो चालाक के साथ साथ शातिर भी निकली। गुड, खैर कोई बात नहीं। हक जमाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें। आज तुम्हारा ये शौक पूरा कर देते हैं। अब मैं तुमसे अपना शौहर होने का हक लेता हूँ। पहले मुझे मेरा हक दो, उसके बाद जहाँ कंप्लेन करना चाहो करती फिरना। उसको कमर से पकड़कर अपने साथ लगाते जहीर ने सनसनीखेज लहजे में कहा तो तहीर से जरनिश की आंखें फैलीं। क्या मतलब? बौखलाहट में उसके हल्क से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लब फड़फड़ा कर रह गए थे। इतनी भोली नहीं हो तुम जो मेरी बात का मतलब ना समझ सको। उसके मासूमाना नकोश को असबर करते जहीर ने तंजिया कहा। आप मजाक कर रहे हैं ना? अपनी कमर पर रेंगते उसके हाथों का लम्स महसूस करते वो हकलाकर बोली।
ہم دونوں کا مذاق ہے کیا جو میں تم سے مذاق کروں گا، وہ بھی اتنے سنگین موضوع پر؟ اس کی بوکھلاہٹ سے ہز اٹھا کر کہتے وہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ ویسے بہت خوبصورت ہو تم، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ظہیر نے اس کی قربت میں مدہوش ہوتے مکمل اپنی دسترس میں قید کرتے سرگوشی کی۔ زرنش اس کے حصار میں قید مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ جیسا کمبخت گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، اور مجھ سے دامن نہ چھڑا بچا کے رکھ لے، مجھ سے بعد میں تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے۔ سکھا، میرے سر میں تیل لگا دو، درد ہو رہا ہے بہت، سردارنی نے صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے کہا تو سکھا تیل کی بوتل لے کر ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ بڑی بیگم صاحبہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ سر میں تیل سے مالش کرتے سکھا نے اجازت طلب نظروں سے سردارنی کو دیکھا۔ بولو، سردارنی نے سکون سے آنکھیں بند کرتے اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں کہہ رہی تھی ہمارے سردار اور نور بی بی کی جوڑی جچتی ہے، اگر وہ پاگل نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا؟ سکھا، حد میں رہو اپنی، اگر وہ لڑکی ٹھیک ہوتی تو وہ جہان کی بیوی نہیں ونی کہلاتی، اور تم جانتی ہو ونی عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ جہان کی بیوی گل بنے گی، یہ بات یاد رکھو۔ سردارنی نے شدید غصے سے جھڑکتے اس پہ نور کی حیثیت واضح کی۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، سکھا نے معذرت طلب نظروں سے دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ مالش کرو تم۔ نخوت سے سر جھٹک کر سردارنی نے آنکھیں بند کرتے حکم دیا تو سکھا کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، سبھی روزے کی تیاری کر رہے تھے۔ جہان رات کو واپس آیا تو فریش ہو کر کاٹن کا سفید سوٹ زیب تن کیے مسجد چلا گیا۔ خواتین بھی عبادت میں مشغول تھیں۔ السلام علیکم اماں، بھوک لگی ہے، کھانا لگوا دیں؟ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر وہ واپس آتے بولا۔ اپنی بیوی سے کہو۔ سردارنی جو تلاوت قرآن پاک کر رہی تھیں سرسری نظر اس پر ڈالتے بولی۔ کیوں، گل کہاں ہے؟ جہان نے حیرت سے پوچھا۔ گل تمہاری بیوی نہیں ہے، شادی شدہ ہو تم، آج کے بعد گل تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی، تمہارے سب کام تمہاری بیوی کرے گی۔ سردارنی نے قرآن بند کر کے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جانتی ہیں نور کو یہ سب نہیں آتا۔ کیوں، وہ کوئی چھوٹی بچی ہے کیا؟ اور میں کون سا اس سے پوری حویلی کے کام کروا رہی ہوں؟ اپنے شوہر کے ہی کام کرے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یا پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے؟ سردارنی بھی اس کی ماں تھی، کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ رہنے دے آپ، میں خود ہی کھا لوں گا، جہان نے لب بھیجتے کہا۔ سردار جہان عالم، ہماری حویلی میں یہ کام خواتین کرتی ہیں۔ آج تو گل کھانا لگا دے گی، مگر کل سے اپنی بیوی سے کہنا تمہارے کھانے سے لے کر کپڑوں تک اس کی ذمہ داری ہے۔ سنجیدگی سے کہتے سردارنی نے گل کو آواز دی۔ جہان گہری سانس فضا میں خارج کرتے ڈائننگ ہال کی طرف چلا گیا۔ صبح سحری کا وقت تھا جب کھٹ پٹ کی آواز سن کر نور کی آنکھ کھلی۔ مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے جہان کی طرف دیکھا جو نکسک سے سفید سوٹ میں تیار ڈریسنگ کے سامنے کھڑا، کف لنکس بند کرتے اپنی تمام تر وجاہت دیے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ تھا، اس کی کبڈ سفید رنگ کے کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ شاید ہی کسی پر سفید رنگ اتنا جچتا ہو جتنا اس پر جچ رہا تھا۔ نور اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ جہان، آپ اتنی رات کو تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اس کا بخشا ہوا اعتماد ارمان تھا کہ وہ بنا ہچکچائے یا ڈرے اس سے بات کرتی تھی۔ نورے جان، کہیں نہیں جا رہا میں، آج روزہ ہے نا، سحری کرنے جا رہا ہوں۔ جہان نے شیشے میں سے اسے دیکھ کر مسکراتے محبت سے جواب دیا۔ روزہ؟ جان، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ روزے کا نام سن کر
वो फट से उठ बैठी। आर यू श्योर? नूर, पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। जहान ने उसकी तरफ पलटकर कहा। मैं रह लूंगी, प्लीज, मुझे भी रोजा रखना है। अच्छा ठीक है, उठो, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में सहरी करेंगे। उठो, जहान ने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर से निकालते कहा तो नूर जंप मारकर बेड से उतरते स्लीपर पहनकर वॉशरूम की तरफ भागी। उसकी बचकाना हरकतें देखकर जहान दिल से मुस्कुराया। अम्मा, ये क्या आपने नया महाज खोल दिया है? वो नूर को लेकर डाइनिंग हॉल में आया तो वहां एक और महाज उसका मुंतजर था। शुरू किसने किया था? अब अपनी बीवी से कहो तुम्हें सहरी बनाकर खिलाए। सरदारनी बेनियाजी से कहते सहरी करने लगी। चलो नूरे। जहान ने एक नज़र उनको और सहरी करती गुल को देखा और नूर का हाथ पकड़कर किचन में चला गया। अम्मा, मुझे बनाने देना, अच्छा नहीं लगता, वो खुद सहरी बनाएंगे। गुल को उसका खुद से काम करना नागवार गुजरा था, तभी सरदारनी से कहा, करने तो 1-2 दिन काम करेगा तो खुद ही इश्क का भूत उतर जाएगा, तब उसे तुम्हारी कदर होगी। अब खामोशी से नाश्ता करो। सरदारनी ने उसे डिपटते कहा तो गुल मुंह पसोर कर रह गई। इधर बैठो नूरे जान, आज मैं अपने हाथ से हम दोनों के लिए खाना बनाऊंगा। किचन में आते जहान ने उसे उठाकर काउंटर पर बिठाया और खुद फ्रिज की तलाशी लेने लगा। शुक्र है आटा गूंदा हुआ पड़ा है। फ्रिज खोलकर देखते उसने शुक्र का सांस लिया और फिर तेजी से आटा और अंडे निकालकर काउंटर पर रखकर कप फोल्ड करते वो किसी माहिर शेफ की तरह प्याज और दीगर सब्जियां काटने लगा। मैं हेल्प करूं? नूर ने लब को चलते पूछा। उसे जहान की हालत देखकर रोना आ रहा था, जिसकी आंखों से प्याज के धुएं की वजह से आंसू निकल रहे थे। मैं कर लूंगा, तुम बस देखती जाओ। नफी में सर हिलाते जहान ने बाउल में अंडा तोड़कर सब्जियां उसमें डाली, फिर चूल्हे पर एक तरफ फ्राई पैन रखा और दूसरी तरफ तवा। आटे का पेड़ा बनाकर बेलन से बेलते उसने रोटी तवे पर डाली और दूसरी तरफ ऑयल गरम करके ऑमलेट डाला। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से काम करना पड़ रहा है। नूर अब के रोने लगी थी। रोना बंद करो, रोते हुए बहुत बुरी लगती हो तुम। जहान ने उसे घूरते कहा, मगर ये घूरी गुस्से वाली नहीं, प्यार वाली थी। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? उसका ध्यान बटाने के लिए वो उसे बातों में उलझाने लगा। मैं सोच रहा हूँ तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है मुझ पर कि मैं सरदार जहान आलम, जो पूरे ज़माने में अकड़ू और मगरूर मशहूर है, आज तुम्हारे लिए खाना बना रहा है। मज़े की बात बताऊं? दूसरे लफ्ज़ों में इसे जन मुरीदी कहते हैं। उसकी तरफ झुककर कहते आखिर में वो मज़ाहिया अंदाज अपनाते बोला। नूर उसके मज़ाहिया अंदाज पर खिलखिलाकर हंस दी। हंस लो नूरे जान, हंस लो। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो चुन चुन कर बदले लूँगा तुमसे। जहान ने मसनूई खुफगी से उसे घूरते कहा और यूं ही हंसते मुस्कुराते उन दोनों ने रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी की।